फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त अनुराग वर्मा। एक बार फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेशन में आपके साथ। तो दोस्तों, हम जब एसएपी जनरल लेजर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग के फ्लो को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्लो को एक बार ही समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनरल लेजर क्या होते हैं। जनरल लेजर बेसिकली डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, जो अकाउंट्स में हमारे अकाउंटेंट्स, हमारी अकाउंट टीम जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हें नोट करा जाता है, लिखा जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर। एक्सेल में जो भी उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, एसएपी में लिखा जाता है, टैली में लिखा जाता है, जो भी उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ओरेकल में लिखा जाता है। यूज करते हैं तो उन्हें डे टू डे ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती हैं। किससे ट्रांजेक्शन आई है, किससे पैसा आया है, किससे मेटल गया है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी जीएल, एपी, एआर, असेट अकाउंटिंग किसी की भी हो सकती है। बेसिकली हमारी चार मॉड्यूल में ही ट्रांजेक्शन मेन होती हैं। जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल और असेट अकाउंटिंग। जनरल लेजर हमेशा डेली ट्रांजेक्शन होती है। कोई भी इवेंट्स होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसे नोट करा जाएगा। वो फाइनेंशियल टर्म्स में होनी चाहिए, बिजनेस इम्पैक्ट होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होती हैं, पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं। एक पक्ष होता है डेबिट साइड और सेकंड जो होता है वो होता है क्रेडिट साइड। तो जो भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करे जाते हैं, पहले उन्हें बनाया जाता है और फिर उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में उन एंट्रीज को उठा के डे बाई डेली पोस्टिंग कर दी जाती है। अब सॉफ्टवेयर का युग है, टाइम है, एरा है, तो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को ऑटोमेशन के थ्रू, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम पोस्टिंग करते हैं, वो ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस जनरल लेजर में पहुंच जाती है, जिस भी जनरल लेजर की वो ट्रांजेक्शन है। जो अकाउंट्स है उन्हें जनरल लेजर कहा जाता है। हर ट्रांजेक्शन एक जनरल लेजर में पोस्टिंग होती है। उसका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष जिस जिस अकाउंट से वो कंसर्न करती हैं उस अकाउंट में शिफ्ट हो जाती हैं। उस अकाउंट में ट्रांसफर करने को हम पोस्टिंग ऑफ जनरल लेजर बोलते हैं। और जब भी ईयर एंड होता है, रिपोर्टिंग पीरियड होता है, उस जनरल लेजर में जो भी डेबिट और क्रेडिट आने और जाने वाले बैलेंसेस बचते हैं के बाद, सेटल करने के बाद बैलेंसेस बचते हैं, उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख दिया करते हैं। ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करता है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड पक्ष मैच नहीं करता, साइड मैच नहीं करती है दोनों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट लिखने में त्रुटि रह गई है, हमारे इनएक्यूरेसी रह गई है। तो उस इन एक्यूरेसी को दूर करने के लिए, अपने अकाउंट को एक्यूरेट करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, हमें समझना पड़ता है अकाउंट को, अपने अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है। ये ऑडिटर्स का काम होता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है। हमारी ऑडिट टीम डे टू डे बेसिस पे बैठ के इन सारी अकाउंट्स को चेक करती है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे रिपोर्टिंग लिखी जाती है, रिपोर्टिंग फाइनल बनाई जाती है, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है हमारा नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड होता है हमारा बैलेंस शीट अकाउंट। ये अकाउंट हमारे जो फॉर्मेट्स होते हैं, इसे दो फॉर्मेट में लिखा जाता है। एक हमारा हॉरिजेंटल फॉर्मेट है, दूसरा हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है। तो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में
जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को लिखते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो भी अकाउंट है हमारे, उन्हें लिखते हैं, तो जो भी हमारे जीएल हमारे जर्नल से ट्रांसफर होकर लेजर में गए हैं, लेजर से उनके बैलेंस हमारे ट्रायल में आए हैं, वही हम सारे अकाउंट्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। हमेशा नॉर्मल कोर्स में हमारे हम उसके फॉर्मेट होते हैं जो टी फॉर्मेट में होता है, इसके कुछ हमारे कॉलम्स होते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो इन हम फॉर्मेट्स को एक बार समझ लेते हैं, तो हमेशा हम अपने मेटल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। हमने जो मेटल सोल्ड करा है तो उसकी हमारी अपनी कॉस्ट क्या है, जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसे सिर्फ अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में रखा जाता है, और उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए अपना सिंपली हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। टी में फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर अमाउंट होता है। तो उसके लिए हमेशा हमारा जो भी लास्ट बैलेंसेस होते हैं हम उसे लेके चलते हैं मटेरियल का, क्योंकि हमें मटेरियल या सर्विसेज को सेल करना होता है, उनके लाइन आइटम्स को सेल करना होता है। तो इसका एक ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक होता है, तो उसे ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है, जो हमारा लास्ट बैलेंस शीट क्लोजिंग का बैलेंस होता है। उसके बाद जो भी हमारी परचेजेज होती हैं उन्हें लिखा जाता है, जो ओवर द ईयर हमारी ओवर द फाइनेंशियल पीरियड में हमारी ट्रांजेक्शंस होती हैं उन्हें हम नोट करते हैं। देन उनके एडिशन में से हमारी जो डे टू डे कोई परचेज रिटर्न्स होती हैं हम उसे लेस कर देते हैं। उसके बाद उस परचेज से जो भी एक्सपेंसेज होते हैं हम उन्हें नोट करते हैं। जो पार्ट ऑफ परचेज भी बना सकते हैं उसे, हम उसे परचेज में भी नोट कर सकते हैं, या हम उनसे अपना अगर परचेजिंग एक्सपेंसेज को हमने रिपोर्टिंग में देखना है तो हम अलग से भी उनके अकाउंट्स बना के लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो हमारे लॉसेज होते हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं कि जैसे हमारा कोई रास्ते में लॉस बाई थेफ्ट हो जाता है, लॉस बाई फायर हो जाता है, एनी लॉस रिलेटिंग टू एक्सपेंसेज, किसी भी तरह का लॉस होता है तो हमारे बिजनेस के लिए हमारा एक्सपेंसेज हो जाता है, वो उसे हम एक्सपेंस का पार्ट मानते हैं, तो उसे हम हमेशा डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट है ये हमेशा हमारा डेबिट पार्ट होता है। तो ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है टी का, ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का पार्ट होता है। इसके अंदर ये हमारे फॉर्मेट्स हैं, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट्स ऐसे ही नोट करे जाते हैं किसी भी अकाउंटिंग के अंदर। इनके सिर्फ बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं या वर्टिकल यूज करेंगे, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसा बिजनेस ओनर देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी जाती है। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखते समय एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करा जाता है, उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएसपी बोलते हैं, और लोकल गैप भी बोल सकते हैं। हमेशा उन अकाउंट्स को लिखते समय, प्रेजेंटेशन देते समय हमें एक शेड्यूल्स लिखे जाते हैं कि हमारा स्टॉक किस शेड्यूल में आता है, तो कौन सी प्रेजेंटेशन कौन सी शेड्यूल में आएगी। तो इस ये जो प्रेजेंटेशन शेड्यूल वाइज हमारी प्रॉपर एक मैनर में लिखी जाती है, उसका भी दोस्तों मैं आगे आपको जिस समय हम एक फाइनल स्टेज पे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैं आपको अच्छे फॉर्मेट्स के साथ में, टोटल शेड्यूल के साथ में, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ में हम आपको ऐसे पे अकाउंटिंग के साथ में आपको ये फॉर्मेट्स दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा।
तो डेबिट के बाद हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारा परचेज आता है, तो हमारे राइट साइड में हमारा सेल्स आता है। इट मीन्स ये कि जो हमने मटेरियल हमारा ओपनिंग स्टॉक था हमने परचेज करी, उसके एडिशन के बाद में जो हमारा मटेरियल टोटल आया है उसमें से हम सेल कितना कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं कि हमारा मटेरियल टोटल सेल किस रेट में हुआ है। हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम उसके कॉस्ट शीट की रेट पे हमारा कैसे बना है, हम कॉस्ट शीट में जाएंगे, हम रेट को देखेंगे उस समय पे। परंतु इस समय पे सिर्फ हम अपना अकाउंटिंग फाइनेंशियल नोट कर रहे हैं। ये हमारी बुक राइटिंग है जो हमारी आ रही है। तो हमारी लेफ्ट हैंड पे हमारी हमेशा परचेज आएगी, राइट हैंड पे हमारा हमेशा हमारी सेल्स आएगी इसमें फॉर्मेट में। ये सिर्फ उद्देश्य आपको बताने का ये है कि ये सब हमारे जीएल अकाउंट है। एक्चुअली जब हम जीएल अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट करते हैं, तो उस रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में R2R सिस्टम में हमें एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। ये जो अकाउंट्स हैं इनके हमारे चार्ट्स बनते हैं, कैसे होते हैं वो बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। जो लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं उन्हें नॉर्मली ये बात मालूम है। तो हम डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ अपना वैल्यू एडेड करेंगे जिससे, और आप अपने सुझाव देते रहिए जिससे कि मैं आपको और बेटर आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, अगर मेरे से कुछ त्रुटि होती है उन्हें अमेंड करते हुए मैं उन चीज़ों को अपडेट कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट पे परचेज आता है, राइट पे हमारा सेल्स आता है। सेल्स हमने ओवर द फाइनेंशियल पीरियड में जो भी नोट करी है, टोटल हमारी सेल्स आएगी, सेल्स रजिस्टर बनेंगे, सेल्स रजिस्टर से हमारी ये सेल्स टोटल हमारे सेल्स अकाउंट में आती है। इस सेल्स अकाउंट को हम अपना रेवेन्यू अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये रेवेन्यू अकाउंट भी है हमारे। और तो सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, इसका मतलब कि जहाँ हमारी सेल होगी वहाँ पे हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स भी होंगे, और जो भी हमारी सेल्स रिटर्न होगी हमारी हमेशा उसमें सेल्स अकाउंट में से माइनस होगी। ये हमारी गुड्स भी हो सकती है, हमारी सर्विस भी हो सकती है। जो टैक्सेस होंगे वो हम उसके बारे में एक अलग सेशन में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल, हमारा टोटल बचता है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। लेफ्ट पार्ट को हम डेबिट पार्ट बोलते हैं, राइट पार्ट को हम हमेशा क्रेडिट पार्ट बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेल्स पार्ट हमेशा ज़्यादा होता है। सेल्स रेट हमेशा परचेज रेट से ज़्यादा होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स का टोटल यहाँ लिख दिया जाता है, उसे हम एज इट इज यहाँ ले आते हैं अपने लेफ्ट साइड हैंड पे, और उसमें टोटल परचेज की जो भी एक्सपेंसेज हमारे टोटल कॉस्ट आई है उसे हम लेस कर देते हैं। जो भी हमारी फिगर निकल के आती है वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस होती है। ये हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो हमारी एक लमसम परचेज और सेल का डिफरेंस होती है। तो हम इसे नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेज की तरफ ले जाते हैं जिसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। तो इस हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पार्ट में रख लेते हैं। इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, रेवेन्यू पार्ट जो है। उसके बाद कोई अगर इसे हम इस इनकम को हम अपनी डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। इस डायरेक्ट इनकम को हम अपने इनडायरेक्ट वाले पार्ट में ले जाते हैं जिससे कि उसके अंदर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उस बिजनेस को चलाने में हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हुए हैं हम उससे एडजस्ट कर लें। इससे एडमिन एक्सपेंसेस को हम अपने फिक्स कॉस्ट का पार्ट ही बोलते हैं। जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट हमेशा हमारा यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस वेरी करेंगे जिसे हम अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। मगर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ये हमारे फिक्स पार्ट एक्सपेंसेज होते हैं जो मोस्टली यूनिट के हिसाब से वेरी नहीं करते या सेमी वेरिएबल होते हैं। तो ये हमारी ऑलमोस्ट फिक्स कॉस्ट होती है।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जब हम अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम वीसी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके हम अपनी टोटल कॉस्ट निकालते हैं और सेल प्राइस में से लेस करके हम अपना प्रॉफिट जनरेट का मार्जिन कितना है, पीवीआर कितना है, वो हम जान लेते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो जितना भी होता है वो हम उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा सैलरी अकाउंट आता है, वाटर एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं यहाँ लिखे जाते हैं। हमारा जो डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स एसेट पे होता है हम यहाँ पे लिखते हैं। जब हम बैलेंस शीट में भी डिस्कस करेंगे तो हम बैलेंस शीट में ये हमारा नोटेड होगा, वहाँ से माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेज है। हमारे एक्सपेंडिचर जितने भी एक्सपेंस हुए हैं हमारे डेबिट साइड पे आएंगे, इनकम हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी, रेवेन्यू हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। तो टोटल इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम ऐड होने के बाद हमारी इनकम बनती है, उसमें से हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेस कर लेते हैं। लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होता है। इसमें हमारे टैक्सेशन होते हैं। जब हम टैक्सेशन में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा टैक्सेशन कैसे होता है, डायरेक्ट टैक्स कहाँ है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पर है और उसका कैलकुलेशन कैसे है, गुड्स और सर्विस टैक्स कैसे है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ये हमारा रेमनेशन टू डायरेक्टर्स है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे सैंपल पे आते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट होता है। हमारा बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट पार्ट में हमारा लायबिलिटी जाती है, राइट पार्ट में हमारा असेट आता है। लायबिलिटीज में जो पहला पार्ट आता है वो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट ओनर सिक्योरिटी का आता है। तो ओनर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है जो शेयर होल्डर्स ने अपना कैपिटल लगाया है। तो जब हम आरओसी में जाएंगे रजिस्टर्ड कंपनी में, तो उस समय पे हम ये समझेंगे कि हमारा ये कैसे वर्किंग करती है। तो उसके बाद अगर हमारे शेयर होल्डर्स को हम कोई ड्राइंग्स करते हैं अपने एक्सपेंसेज को मीट करने के लिए, या अपने पर्सन को ड्राइंग करते हैं, पैसा निकालते हैं व्यापार में से, ये शेयर होल्डर XYZ, तो उसमें से लेस कर देते हैं हम। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, उसे हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं और वो हमारा एसेट का, सॉरी, ये हमारा लायबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सारा ये हमारा लायबिलिटी है पार्ट है। तो हमारा XYZ की हमारी लायबिलिटी है, उनका ही बिजनेस है, तो अल्टीमेट उन्हें पैसा वापस देना है। तो उन्होंने कितना अर्न करा है ये इसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा एक, यहाँ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे तो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट भी बोलते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा शिफ्ट हो जाता है करंट लायबिलिटी में, और करंट हमारी लायबिलिटी में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है। जो हमारी ऑनर सिक्योरिटी है, ऑनर सिक्योरिटी में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, सबसे पहला ये हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, एक करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अभी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम हम पेमेंट करते रहते हैं। सॉरी, जैसे हमारा अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है? जिनसे हमने मेटल परचेज करा है, वेदर इज अ मेटल वेदर इज सर्विस, हमने जो परचेज करी है दैट वी हैव टू पे, हमने उसे पे करना है टाइम टू टाइम। फॉरेन वेंडर फॉर मटेरियल, लोकल वेंडर फॉर मटेरियल, ये हमारे GL अकाउंट्स भी हैं, ये हमारे ग्रुप भी बन सकते हैं। तो कब ये ग्रुप बनेंगे, कभी हमारे GL अकाउंट्स होंगे, तो इनका हम डिस्कशन करेंगे। ये सब हमारे GL भी हैं और हमारे ग्रुप्स भी हैं। तो मेन ग्रुप के अंदर हमारे GL अकाउंट होते हैं, सब GL होते हैं, मेन GL, सब GL। तो इस तरह से हमारे GL और एंड सब GL ये हमारे चलते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स पेबल है जिनसे हमने अपना मेटल परचेज करा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी है, सर्विस रिसीव करी है, उन सर्विस को यूज करते हैं हमने बिजनेस में सेल करा है,
सर्विस प्रोवाइड करी है। तो ये सारी हम अपने अकाउंट्स पेबल में नोट करते हैं। और ये सब हमारे कहाँ से आ रहे हैं, जनरल लेजर से। तो जनरल लेजर में वहाँ पे पोस्टिंग हुई है, अकाउंट ट्रांजेक्शन हुई है, तो उससे जीएल में आया, जीएल से ट्रायल में आया, ट्रायल से हमारा प्रॉफिट लॉस में आया, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में आया, और उसके बाद ये सब डेटा शिफ्ट होते हुए हमारा अकाउंट्स पेबल में आया, बैलेंस शीट्स में आ रहे हैं डेटा हमारे। देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस ये हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एक ऐसा एलिमेंट्स है बैलेंस शीट का, एक ऐसा ग्रुप है, पूरी बैलेंस शीट पे कभी भी कुछ भी चीज इफेक्ट नहीं डालती है। जो व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही नोट करा जाता है। बट ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो भी हमारे हो चुके हैं और हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ये एस्टिमेटेड होते हैं, ये कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। तो इसके पर भी एक आईफआरएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस लेने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, इसलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एक आईएएस की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, आईएफआरएस की बात करते हैं जिस लेवल पे हमारा बिजनेस है। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस में हमारा सैलरीज के एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, वाटर के एक्सपेंसेस, हमारे प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जिस भी तरह से उनके हम प्रोविजंस यहाँ पे उठाएंगे लेंगे, जिससे कि हम टेंटेटिव एक एक्सपेंस को मीट कर सकें और समझ सकें कि हमारा ये भी हमारी लायबिलिटी का पार्ट है। और पूरे जब हम ऐसे भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रोजेक्ट हमेशा, जो हमारी बिजनेस टीम है, हमेशा यहाँ पर आके कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि बिजनेस एकदम से चेंज मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि सब कुछ चेंज हो जाए। वो लिगेसी सिस्टम में अपने कंफर्टेबल होते हैं। तो जब एसएपी इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ जो बिजनेस टीम के परसेंटेज होती है वो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, कुछ टीम नहीं चाहती। उसमें हर लेवल के लोग होते हैं, सीनियर जूनियर हर तरह के लेवल के लोग होते हैं। तो उस समय पे हमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो मैंने भी एक बारी कॉम्प्लिकेशन फेस किया था। तो बिजनेस टीम यहाँ पर रोकती है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हमें पता नहीं है। तो इसके ऊपर पूरा एक आईएफआरएस है जिसके अंदर क्लियरली नोटेड है कि हमेशा प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस लेने का तरीका सिर्फ एक बिजनेस ओनर, डायरेक्टर्स ओपिनियन या टेक्निकल टीम या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये 3 तरीके होते हैं। या तो मैनेजमेंट डिसीजन होना चाहिए उस पे, नंबर 1 प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस पे, जो भी प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है उस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे, सीईओ सीएफओ इस पे डिसीजन लेंगे। देन हमारा जो भी टेक्निकल टीम है, जो भी सर्टिफाइड इंजीनियर्स है, उसे अप्रूव कर सकते हैं एक एस्टिमेशन को कि हमारा इतना एक्सपेंसेज नेक्स्ट ईयर में पुट होना है या आफ्टर फाइनेंशियल पीरियड पुट होना है। तो आप उतना एक्सपीरियंस अपना प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेज लायबिलिटीज को लेके, पेबल लेके चलिए। नेक्स्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। थर्ड हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये है कि हमारे साइट पे बिल आ चुके हैं, हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, और तो हम उसका, हमारे पास उसकी फोटोकॉपी आ जाती है, फैक्स आ जाते हैं, मेल पे आ जाते हैं, एस्टिमेशन आ जाता है, तो उसके हम प्रोविजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ एक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है जो आपके पूरे बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस को मेंशन करते समय हमें बड़ा ध्यान से चलना है कि हमारे एक्सपेंस के प्रोविजन कितने हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा करंट लायबिलिटीज। तो इसमें बैंक लिमिट और ओवरड्राफ्ट आते हैं, जो भी हमने अपने व्यापार को चलाने के लिए लोन से ले रखे हैं, उस पर जो भी हमारा बैंक लिमिट्स हैं, उसके इंटरेस्ट है, ओवरड्राफ्ट हैं, उनके अकाउंट जो चल रहे हैं वो हमारे लायबिलिटीज हैं, जो हमने उन्हें पे करना है। लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। अदर्स लोन्स में आते हैं हमारे किसी भी
नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। अदर लोन्स एंड लायबिलिटी जो भी हैं हमारे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमारे जिनसे भी हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं हमारी कंपनी के, तो उनसे अगर हमारे पास कोई मोबिलाइजेशन एडवांस आया हुआ है तो हमारे पास, हम उसे नॉन करंट लायबिलिटीज में रखेंगे। हम उसे अपने एसेट में नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारा एक लायबिलिटीज है। जिस तरीके, और आईफरस 15 में आगे जब जाएंगे तो ये इस तरह के जो हमारे एडवांसेस होंगे हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसे देखेंगे क्योंकि वो हमारी प्रोजेक्ट की लायबिलिटीज हैं। जब हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, हमारा बिजनेस होगा, तो ये प्रोरेटा बेसिस पे हमारे एडजस्ट होते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अब असेट वाले पार्ट में आते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि लायबिलिटीज पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, हमारा ओनर सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में सिंडिकेटर, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। इस तरह से हमारी ग्रुपिंग होगी, मैंने टेंटेटिव बना रखी है। तो जिस तरह से होगी तो आप बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, मैं कुछ और बेटरमेंट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब असेट वाले पार्ट में आते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पे भी 2 पार्ट होते हैं हमारे, करंट असेट देन हमारा नॉन करंट असेट। यहाँ पे हमारा करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारा करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। जब हम हमारे करंट असेट पार्ट में जाते हैं तो एडवांस टू डेटर, सॉरी एडवांस टू वेंडर, जो भी हमने अपने वेंडर्स को, जिनसे हमने मेटल परचेज करते हैं, इन वेंडर से जो भी मेटल परचेज करते हैं उन्हें कोई एडवांस दिया हुआ है, तो अभी उनसे मेटल आया नहीं है। जब हमारा मेटल आएगा तो हमारे प्रो रेटा बेसिस पे एडजस्ट होगा। तो ये हमारा एडवांस है। एडवांस टू स्टाफ, हमारे किसी स्टाफ को एडवांस दिया हुआ है। सिक्योरिटी फॉर रेंट प्रीमाइसेस, किसी भी तरीके हमने सिक्योरिटी देखी है, ये तो एक एग्जांपल है कि रेंट के लिए सिक्योरिटी दी है। कैश इन हैंड, कोई भी कैश इन हैंड दिया हुआ है। कैश एट बैंक, हमारे जो भी बैंक्स हैं हमने उसमें हमारा अभी पैसा रखा हुआ है, हमारी सारी ट्रांजेक्शन होती है, जो हमारे बैलेंस आते हैं वो हमारे कैश एट बैंक पे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में दोस्तों जो हमारा यहाँ पे मेटेरियल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में बच के आता है, वो सेम हमारा बैलेंस शीट में फिगर आती है। ये हमारा स्टॉकिंग का पार्ट है, पूरा वेयर हाउस मैनेजमेंट में जब हम करेंगे तो उसमें आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है सन्डी डेटर। सन्डी डेटर ये हमारा O2C पार्ट है। ये हमारा लेफ्ट हैंड पे हमारा जो सिंडिकेटर है हमारा P2P पार्ट है। तो जब हम हमारा मेटल मैनेजमेंट करेंगे तो हम ये सेम हमारे GL अकाउंट्स और ये टर्मिनोलॉजी सारी वहाँ पे आएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट GL पार्ट, R2R पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें एज पर हमारा स्टेच्यू भी समझना है, स्टेचुरी कंप्लायंस क्या है हमने समझना है। तो हमारा P2P और O2C एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में हमारा आपका दोस्तों ये जो भी बैलेंसेस हैं हमारे हमारे हमने जिन्हें मेटल सेल करा है, फॉरेन वेंडर हैं, लोकल वेंडर हैं, फॉरेन वेंडर फॉर सर्विसेज हैं, लोकल वेंडर फॉर सर्विसेज हैं, फॉरेन वेंडर फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, लोकल वेंडर फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये दोस्तों सब आएगा। नेक्स्ट ये हमारा करंट असेट है और ये हमारा नॉन करंट असेट है। जब हम नॉन करंट असेट की बात करते हैं तो हमारा फिक्स असेट की बात होता है। हमारा जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है, वो फिक्स है। जो करंट नहीं है, करंट असेट नहीं है, वो फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट का हमारा पूरा शेड्यूल लिखा जाता है। फिक्स असेट का ब्लॉक, फिक्स असेट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। फिक्स असेट का मतलब ये होता है कि हमारे व्यापार में यूज होने के लिए हमने कितनी फिक्स असेट यूज कर रहे हैं। और फिक्स असेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि फिक्स असेट की वैल्यू अप और डाउन जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी फिक्स असेट पे हमारा जो हमारी असेट हम परचेज करते हैं तो उसमें हमारा ड्यूलाइजेशन भी होता है। क्योंकि अगर आज हमने कार खरीदी है तो कल कार हमारा, अगर हम कार की लाइफ 10 साल मानते हैं, 10 ईयर मानते हैं, तो 10 ईयर में हमारा अगर 10% का डेप्रिसिएशन होता है तो 10 साल में कार वो खत्म हो जाएगी।
तो फिर उसकी साल्वेज वैल्यू रहेगी। साल्वेज वैल्यू को हम कैसे बेचेंगे, वो हमारी प्रॉफिट है लॉस है उस समय पे, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में वो हमारा पूरा आगे जब हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स पे जाएंगे उसके प्रॉफिट कैसे मेंटेन करेंगे, लॉस कैसे मेंटेन करेंगे, तो दोस्तों वो सारा है। तो ये हमारी असेट का रजिस्टर है। तो हमारी असेट का ब्लॉक बनाया जाता है उसमें एक पार्ट आता है सीबी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि वो असेट जो हमारी बिजनेस में हमने परचेज करके अपने प्रीमाइसेस में ले तो आए हैं, बट उसका पुट टू यूज नहीं करा अभी हमने। तो जिसका पुट टू यूज नहीं करा वो हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अभी इंस्टॉलेशन में चल रही है। उसका हम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, बट हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और हमारे असेट पार्ट में से पैसा चला गया है उसमें, तो हमारी प्रीमाइसेस में आ गई है या इन ट्रांजिट है, तो उसका हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिक्स असेट में साथ में एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के पूरे शेड्यूल होते हैं। तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल नॉर्मली एक इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया जाता है और एक कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो जो भी लोकल एसटीट्यूट बोलता है हम उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसमें की टेक्निक है एसएलएम टेक्निक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। 10 साल में अगर असेट रजिस्ट होगी तो 10 ईयर 10% का एक रेट लगा देंगे। अगर इनकम टैक्स में है डब्ल्यूडीबी है तो उसका जो भी बैलेंस चल रहा हो उस हिसाब से लगाएंगे, जो भी रेट होगा डब्ल्यूडीबी पे जो भी परसेंटेज तय होगा तो उनका जो इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन शेड्यूल का और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंसेस आएंगे उन्हें कैसे मेंटेन करते हैं, कहाँ डेफर करते हैं, तो सारा और उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सारी एक जब धीरे धीरे हम डेप्रिसिएशन सेट पार्ट में जाएंगे तो हम इस सबको मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों ये एक वर्टिकल फॉर्मेट है। अगर हमारा लायबिलिटी पार्ट और असेट पार्ट हमारा बराबर होता है, अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट पार्ट हमेशा बराबर। तो दोस्तों ये हमारा डेबिट असेट डेबिट पार्ट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट पार्ट होता है, क्योंकि लायबिलिटी को हमने हमेशा पे करना है। तो दोस्तों इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब कि हमारी बैलेंस शीट ठीक है। तो उद्देश्य हमारा ये था कि जनरल लेजर अकाउंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है हम कैसे लिखते हैं, कहाँ से वो नाम आते हैं जो जनरल लेजर में लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है। तो जब कभी हम ट्रांजेक्शंस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे नोट करी जाती हैं। तो जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशलिस्ट होता है, अकाउंटेंट्स होते हैं, सीओ जो भी लोग होते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें अपने एजुकेशन में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है, और या प्रैक्टिस से सीखते हैं, ट्रेनर से सीखते हैं। तो जनरल लेजर में डेली ट्रांजेक्शन नोट करी जाती है, जो हमारी आगे हमें एससीपी में दिखाएंगे किस ट्रांजेक्शन में कौन सी नोट करी जाएगी। जीएल मेंटेन करे जाते हैं, तो डेली ट्रांजेक्शन जीएल में मेंटेन करी जाती हैं, उनके बैलेंसेस जीएल के ट्रायल में मेंटेन करे जाते हैं। ट्रायल के जो ट्रायल को के दो पार्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रायल का पार्ट ट्रायल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी सब जीएल्स होते हैं। तो इन जीएल्स को जब हम एससीपी में लेके जाते हैं तो हम एक सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारे जीएल कोड होते हैं। जीएल एससीपी में डिजिट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे हमने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था उसमें 10 डिजिट रखा था, तो हम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ये डिजिट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कितने R3CC में हम रख सकते थे, हाना में रख सकते थे, तो इसके हम जब टेक्निकल सेशन में जाएंगे तो हम पूरी डिटेल्ड आपको देंगे कि इस टेबल में जीएल कैसे मेंटेन करे जाते हैं, तो जीएल के नाम कैसे होते हैं, उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, सब ग्रुपिंग कैसे होती है, तो ये उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। अगर आप मुझे अपना सुझाव देंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में मैं आपको ये दे दूंगा। तो जो भी हम एससीपी में जीएल बनाएंगे उसकी हम ग्रुपिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे एक्सपेंस के तो मोस्टली हमारा होता क्या है कि 4 तरह के हमारे मेन ग्रुप होते हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, असेट और लायबिलिटी।
जैसा हमने यहाँ पे देखा है। तो नॉर्मली कंसल्टेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अकाउंट्स पढ़ के आने भी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है और से हमने कहाँ रखना है, ये हमारी ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग को समझना हमें इतना आवश्यक है कि इसके बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग अधूरी है एक तरह से। तो इस ग्रुपिंग को समझने के लिए और जब हम एससीबी में जाते हैं तो हमारे ये 4 तरह के अकाउंट हैं। ये हमारा एक्सपेंस पार्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर पार्ट है, ये हमारा इनकम पार्ट है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो उनकी हमने सीरीज दी हुई है, हम इसमें देख रहे हैं ये हमारी इसी तरह से 1 2 3 4 करके। तो 1 हमारी मेन डिजिट होती है, उसके बाद जितने जीरो डैशेस, जितने नंबर तक हमने जाना है, जितने नंबर रखनी है, 6 की रेंज रखनी है हमने, नंबर रेंज 10 की रखनी है। तो हमारे जैसे भी हमारा मैनेजमेंट बिजनेस और मैनेजमेंट और एसएपी कंसल्टेंट और बिजनेस डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो हमारे 4 तरह के अकाउंट होते हैं, हमारे इनकम अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन हमारे असेट अकाउंट एंड लायबिलिटी अकाउंट। तो हमारे इन सबको हम अपने एक्सपेंसेज बनाते हैं। ये हमारा ट्रेड अर्निंग अकाउंट होता है जो हम एक्स से डिनोट करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय। तो दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू दिया है और इसके बाद इसके ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दिया है। जो एमएनसी जो होती हैं वो अपने वर्टिकल फॉर्मेट भी रखती हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर कंपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट जैसे वो देखना चाहती है, समझना चाहती है, उसके ऑनर समझना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो ये एक हमारा फॉर्मेट है जो एक वर्टिकल फॉर्मेट है। तो नॉर्मली वर्टिकल फॉर्मेट में हमारे 4 चीज़ें देखनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, हमारा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक कर ये हमारा प्रेजेंटेशन है, इसमें हमारी असेट और लायबिलिटीज हैं। तो असेट में वही करंट असेट और नॉन करंट असेट, फिक्स असेट और हमारा करंट असेट, इक्विटी लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों ये हमारा वर्टिकल फॉर्मेट्स है, ये प्रेजेंटेशन है। चाहे वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस ओनर उनकी रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम, ये हमारा रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, हमारा एक्सपेंसेस। तो हमारा ये हमारा एक समराइज फॉर्मेट होता है। जो वर्टिकल फॉर्मेट होता है समराइज फॉर्मेट होता है। तो हमारे जिस भी तरह के हमें फॉर्मेट मेंटेन करने हैं, जीएल मेंटेन करने हैं, ये सारा हम मेंटेन करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारा टाइम टू टाइम डिस्कशन होता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझनी है तो आपको एसएपी के अंदर फाइनेंशियल जीएल अकाउंटिंग एसएपी समझना है तो आपको इन स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा। जीएल कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन कहाँ से मूव करती हैं, एडजस्टमेंट कैसे होते हैं। ये हमारा कैश फ्लो है, जो बिजनेस के लिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमें बहुत आवश्यक होता है कैश फ्लो को समझना, कि हमारा कैश कैसे मूव कर रहा है, हमारा फंडिंग कैसे मूव कर रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो हमारा चेंज इन इक्विटी हमारा कितना पैसा था, हमारा किस ईयर में कैसे मूव करा है, तो ये सारा दोस्तों हमारा चेंज इन इक्विटी है। तो दोस्तों एक ओवरव्यू मैंने आपको इसलिए दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि इसके बिना जीएल अकाउंटिंग अधूरी है। हम चाह के भी बार बार वहीं आते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप अपने अधिक से अधिक सुझाव दें। अगर मुझे और बेटरमेंट करना है मैं और बेटरमेंट करूँगा, और अपनी डेटाबेस जो मेरे टर्म्स ऑफ डेटा हैं उनसे मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। आगे मैं आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स और भी प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।